नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। बैठक में मिशन 2022 पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। हाल में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये पहली बैठक होने जा रही है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी सदस्य, केंद्रीय नेता और प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्य समिति के सदस्य भी इसमें शरीक होने वाले हैं। इस कार्य समिति बैठक से पहले गुरुवार देर शाम भी बीजेपी कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम योगी और प्रदेश प्रभारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के न होने पर सियासी हलकों में भी चर्चाओं का माहौल तेज है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं पहुंचे थे इस बैठक में। माना यह जा रहा है कि आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श आज की इस बैठक में हो सकता है। साथ में हलकों में कैबिनेट विस्तार की भी जो है चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। देखना यह होगा कि आज की कार्य समिति की बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहे थे। ये कल की बैठक का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और आज की बैठक का उद्घाटन, वर्चुअली उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। आपसे कुछ देर बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और आशुतोष लगातार यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिहाज से रणनीति तय होगी। इसके अलावा पूजा कोरोना और किसान पर बात होगी। किसान लंबे समय से, पिछले 8 महीने से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज गर्म है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी राजधानी लखनऊ में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है और 2022 की रणनीति पर उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो मंथन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी सरकार 2 को रिपीट किया जाए। पूजा, बिल्कुल। संजीव, क्या इस दौरान 2022 का जिक्र तो होगा ही, साथ में क्या योगी मंत्रिमंडल विस्तार का भी जिक्र हो सकता है? बिल्कुल पूजा, देखिए पिछले 2 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। हो सकता है कि इसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो, लेकिन सबसे बड़ी रणनीति 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में किसानों को, युवाओं को और ग्रामीण विकास को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस पर चर्चा होगी। देखिए आप सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जा रहे हैं। सर, आज समिति की बैठक हुई है, तो बिल्कुल इस समय साफ तौर पर बोलने से बच रहे हैं मंत्री, क्योंकि बैठक के बाद ही बता पाएंगे कि आखिर इस बैठक की रणनीति किस लिहाज से रही। पूजा, बिल्कुल, रणनीति किस लिहाज से रही इस पर सभी की रहेगी, इस पर सभी की निगाह रहने वाली है। बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। पल पल की अपडेट जनता टीवी आपको देता रहेगा, क्योंकि कार्य समिति की बैठक आज बेहद इंपॉर्टेंट और कल देर शाम जो बैठक हुई थी उसके बाद सियासी पारा चरम पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। असल में ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन दर्शनार्थी 2023 में कर सकेंगे। जी हां, सही सुना आपने, 2023 में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 2025 तक 70 एकड़ में राम मंदिर के परिसर से जुड़ी जो तमाम परिकल्पनाएं हैं उनको भी साकार और मूर्त रूप दे दिया जाएगा। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साझा करी है। सुनिए। 2 दिन में जो विचार हुआ है वो पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहां गर्भगृह बनने वाला है वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा
कि वो इको फ्रेंडली हो। तो यहाँ पर आपने सुना कि 2 दिन की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। 2023 तक रामलला के दर्शन श्रद्धालु राम भक्त कर सकेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है इस बैठक का। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की नई मुसीबत अब सामने आई है। ट्रस्ट की ओर से खरीदी जा रही जमीनों में घोटाले का आरोप लगने के बाद अब राय के खिलाफ अयोध्या के सिविल कोर्ट में एक और मुकदमा दायर हुआ है। अदालत ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। फकीरे राम मंदिर की खरीद फरोख्त को लेकर के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये वाद दायर कराया है। दरअसल राम मंदिर में परकोटा सीधा करने के लिए फकीरे राम मंदिर को खरीदा गया था। इस मंदिर को दूसरी जगह बनवाने के लिए ट्रस्ट ने फकीरे राम मंदिर को जगह भी दी और पैसे भी दिए। मुकदमा दायर हो गया और उसके बाद ये मांग की गई है कि मंदिर को तोड़ा ना जाए, बल्कि यहाँ भगवान को राग भोग और आरती पहले के तरीके से ही संचालित रखी जाए। और इस दौरान आपको बता दें कि फकीर राम मंदिर के जो सदस्य हैं उन्होंने चंपत राय के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी जमीन है उन्हीं के नाम पर ट्रांसफर हुई है। वहीं लंबे अरसे के बाद लखनऊ आ रही कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन 2022 की तैयारियों को धार देंगी। प्रियंका आज दोपहर 12 बजे लखनऊ पहुंचने वाली हैं। लगभग 1.5 वर्षों के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं। लखनऊ में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और संगठन को मजबूत करने के किसान यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल कियांकुर लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल कियांकुर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है इस समय की? प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचने वाली हैं, लंबा चौड़ा उनके स्वागत का कार्यक्रम बनाया गया है, माल्यार्पण करेंगी गांधी प्रतिमा पर, उसके बाद वो तमाम पदाधिकारियों से मुखातिब होती हुई नजर आएंगी। देखिए 12 बजे पूजा यहाँ पे प्रियंका है और जैसे यहाँ एयरपोर्ट पूरे राजधानी को प्रियंका के स्वागत में होर्डिंग से और झंडों का कांग्रेस के झंडों से पाट दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से देखिए होर्डिंग लाइन लगे हुए हैं। ये रास्ता है जो सीधे गांधी प्रतिमा जाता है और गांधी प्रतिमा जाने रास्ते पर पूरे रास्ते लगा दिए गए और यहीं पे इसके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है। तो ऐसी स्थिति में बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर पे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है जहाँ पे प्रियंका गांधी पदाधिकारियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, पूर्व मंत्रियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ एक साथ बैठक करेंगी, उनसे राय मशविरा करेंगे। क्योंकि 1989 के बाद से कांग्रेस में जमीनी हो चुकी थी। अब उस अपने जमीन को कैसे वापस पाया जाए इसके लेकर प्रियंका कवायद में जुटी हुई है। आज उनका यहाँ पे यूपी का दौरा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि जब इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है उसी समय प्रियंका गांधी मौजूद है और वो अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को फिर से सख्ती करेंगी। मुद्दा सिर्फ है 2022 का चुनाव। 2022 चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस अपने आगे की रणनीति है इस सिलसिले में अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारी से मशवरा लेंगे। आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कांग्रेस की क्या भूमिका हो। ये पूजा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साझा करने के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच रही है और इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे, बेरोजगार हो, किसान हो, हर किसी को टारगेट करने वाला है कांग्रेस का 2022 के मद्देनजर अहम रणनीति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस मामले के सामने आया वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में एसपी सिटी रोहन बाकरे ने मामले की जांच के आदेश दिए। तो सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने तहसील पर हुए प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर सफाई दी। वीडियो वायरल हुआ हमने उसको संज्ञान लिया और हमने मांग की। वहीं आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आगरा से अगवा वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार सुबह धौलपुर के बिहार से मुक्त करा लिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात को बदमाशों ने उनका भगवान टॉकीज से अपहरण किया था। इसके बाद बिहार में रखकर 5 करोड़ की फिरौती भी मांगने की तैयारी कर रहे थे, मगर पुलिस एक्शन मोड में आई। बिहार में कॉम्बिंग शुरू हो गई। इसके बाद तड़के बदमाश चिकित्सक को छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने
एक बदमाश और उसके सहयोगी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अपर मुख्य महानिदेशक ने बताया कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता की बरामदगी करने वाली आगरा की टीम को डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह ने 2 लाख और एडीजी ने 1 लाख की राशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की। राजधानी में ईद उल अजहा के मद्देनजर अहम बैठक हुई। इस बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फरंगी महली भी मौजूद रहे। बैठक में फरंगी महली ने अधिकारियों से इबादतगाह क्षेत्र में सुरक्षा और साफ सफाई की मांग करी है। साथ ही लोगों से अपील करी कि खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के बेहतर सुविधाओं का आश्वासन भी दिया है। ईद के सिलसिले में लखनऊ कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान की मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 21 मई को होने वाली बकरीद के सिलसिले में तमाम इंतजाम बेहतर से बेहतर किए जाएं और उसमें ईदगाह में और मसाजिद के चारों तरफ चाहे सफाई का मामला हो या सैनिटाइजेशन का हो या उसी के साथ साथ सड़कों का और गलियों की मरम्मत का हो, बिजली की माकूल सप्लाई का हो और कुर्बानी के जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने में किसी दिक्कत और परेशानी का न सामना। सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी के खिलाफ महिला की तहरीर पर शादतगंज कोतवाली में दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता ने वसीम रिजवी पर दुराचार करने के साथ ही फोटो खींचने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर शादतगंज पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था। सुनवाई नहीं होने पर महिला ने कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है, जिसके बाद बुधवार को वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी है। तो खबरों में बात होगी अब देवभूमि की। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा जल उठाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार की मंशा है कि वेस्ट यूपी के ब्रजघाट, अनूप शहर, आहार, नरौरा जैसे गंगा किनारे वाले इलाकों से कांवड़िए गंगा जल उठाएं और अपने अपने इलाके में पहुंचकर जलाभिषेक करें। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए मेरठ जोन के ADG राजीव सबरवाल गुरुवार को बुलंदशहर जिले के गंगा के किनारे इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए। उन्होंने कांवड़ मार्ग और गंगा घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो कांवड़ यात्रा में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की तलाशने की कवायद में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन जुट गया है। वेस्ट यूपी में लगातार ऐसे घाटों की तलाश की जा रही है कि आखिरकार इन घाटों से कांवड़िए कांवड़ उठा सकते हैं, गंगा जल उठा सकते हैं, कांवड़िए कांवड़ उठा सकते हैं, गंगा जल उठा सकते हैं, ताकि उन्हें हरिद्वार जाने से पहले ही मिडवे में रोका जाए और उनसे अपील की जाए कि आस्था ठीक बात है, लेकिन जान भी बहुत जरूरी है। आप यहीं से गंगा जल उठाइए, जलाभिषेक कीजिए। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगी। राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर के जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या लगता है क्या पक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों महकमे की अहम मीटिंग भी हुई थी, उसमें साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया कि हम सख्त प्रोटोकॉल की पालना की दलील रखेंगे, लेकिन क्या लगता है कि प्रोटोकॉल की पालना की दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होने वाला है क्या, जबकि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है?
ठीक है अनूप, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। हमारी फिर से कोशिश होगी कि एक बार फिर से हमारा संपर्क आपसे हो सके, क्योंकि खबर बेहद अहम है। कांवड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। आज कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरीके से वेस्ट यूपी में कोशिशें लगातार हो रही हैं कि ऐसे घाटों की तलाश की जाए जहां से कांवड़िए गंगा जल उठा करके अपने क्षेत्रों में लौटें और जलाभिषेक शिव का कर सकें। तो ऐसे में आज बेहद अहम ये सुनवाई 16 जुलाई। अनूप एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, अपनी बात आप पूरी कर लें। देखिए पूजा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सोचती है, ये कांवड़ यात्रा भी आस्था का विषय है। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बादल छट चुके हैं, तो कोरोना कायदे कानून के पालन करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है। तो हमारा पड़ोसी राज्य जिस तरह के उत्तराखंड, वहां पर जो कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी थी। और जो सूत्रों के हवाले से खबर पूजा मिल रही है, वो राज्य सरकार इन्हीं सब चीजों का जिक्र अपने शपथ पत्र में किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, नाम मात्र के कुछ जो कोरोना से संक्रमित लोग रह गए हैं, और ठीक उसी प्रकार से थर्ड वेव की तैयारी भी चल रही है। किया जा सकता, क्योंकि बदायूं में डेल्टा प्लस के जो है संक्रमित गए हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इसी तरीके से और भी केसेस हैं डेल्टा प्लस के। उत्तराखंड के अंदर डेल्टा प्लस के केसेस जो मिले वो भी यूपी के ही थे। अब ऐसे में देहरादून से हमारे साथ में अजीत कम्बोज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई है। अजीत, ऐसे में क्या लगता है, क्या अहम फैसला हो सकता है? क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश बहुत सारी जो पब्लिक है वो कांवड़ लेकर के हरिद्वार का रुख करती है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जो मुख्य आवाजाही है देश के अंदर उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही होती है, और उत्तराखंड आने के लिए भी उत्तर प्रदेश का ही एक जरिया बचता है। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा का यहाँ पर संचालन होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत होगी, और इसी सबको देखते हुए धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से स्थगित भी कर दिया है, और सीधे तौर पर डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट नया सामने आया है उसको ही आधार बनाया गया है। तो अब देखना यही होगा कि आगे कांवड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई होगी, क्या निर्णय होता है। फिलहाल उत्तराखंड में पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है कांवड़ यात्रा, किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी बात यही है अजीत और अनूप, लगातार जो दोनों सरकारें हैं वो अपनी व्यवस्थाओं में जुटी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाह रहने वाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड सरकार के नई मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इस कंफ्यूजन में है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या निर्णय लिया जाए। इसको लेकर देवस्थानम बोर्ड की आज सीएम धामी एक अहम बैठक भी लेने वाले हैं। उसके बाद ही देवस्थानम बोर्ड पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद से ही तीर्थ क्षेत्र के जो पुरोहित हैं इसका विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से 3-4 महीने हो गए हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भी कई पुरोहित देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और पुरोहितों ने ये तो चेतावनी भी दी है कि अगर निर्णय सरकार नहीं निकालती है तो वो जल समाधि तक। आयुष्मान कार्ड के जरिए सूबे के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तत्पर है, जिसके लिए राज्य भर में सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आगामी 60 दिनों के अंदर 70 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गोल्डन कार्ड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाए। और साथ में आपको बता दें कि आज सचिन पायलट बहुत जल्द 12:30 बजे के करीब देहरादून पहुंच जाएंगे, और इसी के साथ में कांग्रेस की हलचल भी तेज हो जाएगी सूबे में। वक्त से ब्रेक का ब्रेक, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी और अपनों का बहुत ज्यादा